अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सपा ने वॉकआउट कर दिया और वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना नहीं आता है और इसके साथ ही अखिलेश ने बाढ़ पीड़ितों का भी मुद्दा उठाया, उनका भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारी बरसात से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, किसानों को गन्ने का भुगतान तक नहीं किया गया और सरकार ने महंगाई के साथ ही रोजगार पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से हंगामा हुआ। पैदल मार्च समाजवादी पार्टी के विधायकों का, सदन से वॉकआउट किया, बाहर निकले और यहां पर भी निकल करके नारेबाजी शुरू की। ये कहा कि सदन और लंबा चलना चाहिए था, सत्र को आगे बढ़ाना चाहिए था, तमाम मसले जिन पर बात होनी चाहिए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पर खुलकर बात नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव भी सदन से वॉकआउट इसलिए किया है, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई है और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार कानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, कानपुर में आईटी अधिकारी की मौत के 1.5 साल के बाद भी परिजन घर पर रख रहे मृतक का शव, ये बड़ी खबर है। और 22 अप्रैल 2021 को विमलेश दीक्षित की कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई थी। आईटी विभाग गुजरात ने की थी ड्यूटी से गैर हाजिर होने की शिकायत। आईटी विभाग की टीम ने कानपुर के अधिकारियों से संपर्क साधा था, जिसके बाद सीएमओ ने जांच के लिए आज रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी थी। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि आईटी अधिकारी की मौत 1.5 साल पहले ही हो गई थी और उनके परिजन उन्हें आज तक जीवित मानते रहे। विमलेश दीक्षित का शव काला पड़ चुका था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोस्टमार्टम के लिए अब भेज दिया है। ये बड़ी जानकारी है, कानपुर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 1.5 साल पहले मौत हो चुकी, लेकिन अभी तक शव को घर पर परिजन रख रहे थे। ये बड़ी खबर है। आईटी विभाग की टीम ने कानपुर के अधिकारियों से पहले संपर्क साधा था, जिसके बाद सीएमओ ने जांच के लिए आज ये कहा जा रहा है कि रावतपुर थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा और उसके बाद जब टीम वहां पर पहुंची तो टीम ने यह खुलासा किया कि आईटी अधिकारी की मौत 1.5 साल पहले ही हो गई थी और परिजन आज तक जीवित मानते रहे और विमलेश दीक्षित का शव घर पर रखे रहे। दो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। विमलेश दीक्षित को जिंदा मान करके परिवार वाले उनके शव को घर पर ही अभी तक रख रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची, जांच पड़ताल की और उसके बाद ये खुलासा हुआ है। तो घर पर 1.5 साल तक शव कैसे रखा, बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। इसी पर सीधे रतीश का रुख कर लेते हैं, कानपुर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, देखिए बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि 1.5 साल तक शव को घर पर वो कैसे रख रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। टीम के जो मेंबर्स हैं वो क्या कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए उसी घर के सामने ठीक हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और बताते भी रहें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आज पहुंची थी एसीपी के साथ और
ये बात तब निकल करके सामने आई जब इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत विमलेश, जिनका ये घर बताया जा रहा है, वो विभाग में पिछले 1.5 साल से नहीं जा रहे थे अपने काम पर, ड्यूटी पर नहीं थे। इसीलिए आईटी विभाग की टीम ने संपर्क साधा था अधिकारियों से, कानपुर के जो बड़े अधिकारी हैं, और उसके बाद एक टीम बनाई गई थी इस बात की तस्दीक करने के लिए कि विमलेश कहाँ हैं। तो जब टीम यहाँ पर पहुंची तो टीम को ये पता चला कि विमलेश बीमार है, परिजनों ने यही बताया, और जब टीम विमलेश से मिलने पहुंची तो उनको मृत अवस्था में पाया गया। जो डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौतम यहाँ पर टीम के पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे हमको कहा कि कैडबर था, वो जो डेड बॉडी है वो कैडबर है। वो कैडबर वो चीज़ होती है जिसमें डॉक्टरी का पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, एमबीबीएस के छात्र होते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। ये पूरा घर बंद है, चूँकि पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। आपको ये तस्वीर दिखाएं, ये टीन आपको दिख रही होगी, टीन के पीछे ही एक दरवाज़ा है, और इसी दरवाजे के अंदर यानी इसी कमरे में विमलेश को रखा गया था, जिसे मृत अवस्था में बताया जा रहा है 1.5 साल पहले। जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने साफ तौर पर वर्जन देते हुए, बयान देते हुए कहा कि 1.5 साल पहले का एक डेथ सर्टिफिकेट मिला है मोती हॉस्पिटल का, बिराना रोड का, जहाँ पर साफ तौर पर उस पर लिखा हुआ है कि 1.5 साल पहले कार्डियक अरेस्ट के चलते विमलेश नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जिसे इसी जगह पर रखा गया था। ये टीन लगाने का कुछ पर्पस समझ में नहीं आता कि परिजनों ने यहाँ पर इस टीन को क्यों लगा रखा था। इसके ठीक पीछे एक गेट है, दरवाज़ा है जो बालकनी में खुलता है, लेकिन टीन क्यों लगाई गई थी ये किसी को नहीं पता, ना इसके बारे में किसी ने किसी को बताया। इतनी उधेड़-बुन में ये बातें हुई हैं, और जो परिजन थे जिनसे टीम लगातार बातचीत कर रही थी, परिजन ये मानने को तैयार नहीं थे कि विमलेश की मौत हो चुकी है। लेकिन जो कागज़ उनको दिए गए, परिजनों के द्वारा ही कागज़ दिए गए, स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम जो आई थी, उसमें ये साफ हो गया कि 1.5 साल पहले कार्डियक अरेस्ट के चलते 22 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई थी। अगर आईटी विभाग की टीम इंटरनल इंक्वायरी न करती, जांच न करती, तो ये बात और आगे तक नहीं खुलती। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। अगर आईटी विभाग की टीम इंक्वायरी नहीं करती तो फिर इस बात का खुलासा भी नहीं होता, चीजें सामने नहीं निकल करके आती। रतीश, आप रहे हमारे साथ। इसी पर कानपुर कमिश्नर ने क्या कुछ कहा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री से दिल्ली के सैन्य डिपो के लिए निकले सेना की वर्दी का सामान में से कुछ चोरी हो गया है, यानी कुछ सेना की वर्दियां चोरी चली गई हैं। हमारे साथ तो देखिए, अब बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। आईटी विभाग गुजरात की टीम ने इसके बारे में जानकारी दी कानपुर के अधिकारियों को। आईटी विभाग की टीम ने कानपुर के अधिकारियों से संपर्क साधा था, जिसके बाद ये पूरा मामला खुला, और उसके बाद हुआ ये कि सीएमओ ने जांच के लिए एक स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां पर भेजा। जब टीम घर पर पहुंची तो पूरा मामला उजागर हुआ, पूरा मामला खुला। शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला है। ठेकेदार सुंदर यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नोएडा से बड़ी जानकारी, दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत का मामला, और ठेकेदार सुंदर यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना सेक्टर 20 पुलिस को 4 दिन से ठेकेदार की तलाश थी, अब ठेकेदार को हिरासत में लिया जा चुका है। बड़ी खबर, दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत का ये मामला। कई सारे सवाल खड़े हुए थे इस हादसे के बाद। ठेकेदार सुंदर यादव को हिरासत में लिया गया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ होगी। थाना सेक्टर 20 पुलिस को 4 दिन से ठेकेदार की तलाश थी, और अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुंदर यादव नाम बताया जा रहा है ठेकेदार का। ये बड़ी खबर नोएडा से, दीवार गिरने से यह हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जान गई, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि 4 दिन से लगातार तलाश थी ठेकेदार सुंदर यादव की, अब जाके गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की जान गई थी इस पूरे हादसे में, दीवार गिरी, उसके बाद 4 लोगों की मौत की खबर। ठेकेदार सुंदर यादव जिसको हिरासत में लिया गया है, इस पर जानकारी लेते हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, कहां से हुई है गिरफ्तारी और क्या जानकारी मिल पाई है सुंदर यादव की ठेकेदार की गिरफ्तारी को लेकर? जी देखिए, आपको बता दें कि पुलिस ने नोएडा से ही सुंदर यादव को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, अभी पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर जो है तमाम जो पहलू पर अभी पुलिस द्वारा जो है सवाल जवाब चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 4 लोगों की जान गई थी, कहीं ना कहीं इसमें ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसके खिलाफ थाने में बाकायदा गैर इदारतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। तो उसी के चलते पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जो है ठेकेदार से पूछताछ करी जा रही है। साथ ही साथ इन
पहलुओं पे भी जांच करी जा रही है कि जो ठेकेदार का लाइसेंस है, आखिर ठेकेदार कितने साल से सक्रिय था, अथॉरिटी में कितने साल से काम कर रहा था, इन सभी पहलुओं को लेकर पुलिस द्वारा इस ठेकेदार से पूछताछ का दौर जारी है। और इतना ही नहीं, इसमें क्योंकि जिस समय हत्या हुई थी, जिस समय दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत हुई थी, उस समय कहीं ना कहीं मामला निकल के ये भी सामने आया था कि ठेकेदार द्वारा जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे जबरन काम करने के लिए दबाव बनाया गया था। हालांकि नजदीक के वहीं के लोगों की माने तो मजदूर द्वारा दीवार गिरने की आशंका पहले ही जताई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा जबरन तरीके से दबंगी दिखाते हुए दीवार में के नीचे काम करने के लिए कहा गया था। उन सब पहलुओं को लेकर पुलिस फिलहाल अभी सुंदर यादव से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद यह सब स्पष्ट करेगी आखिर ठेकेदार का कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अभी अपनी हिरासत में बता रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद पुलिस का कहना जल्दी इसको गिरफ्तारी करके प्रेस नोट जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, सुनील भराला को फोन से धमकी देने वाला मारूफ गिरफ्तार हो गया है। मेरठ का धमकीबाज मारूफ गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी जानकारी है, सुनील भराला को फोन से धमकी देने वाला मारूफ, जिसको लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, मारूफ पर पुलिस ने घोषित किया था 50,000 रुपए का इनाम, जिसको दबोच लिया गया, जिसकी हो गई है गिरफ्तारी। धमकीबाज मारूफ गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था मारूफ पर, और अब ये बड़ी जानकारी कि मारूफ की हो गई है गिरफ्तारी। ये बड़ी खबर। अंसारी गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिए गए। लगातार मुश्किलें बढ़ रही है मुख्तार अंसारी की। बड़ी जानकारी यह है कि गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार, 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है मुख्तार अंसारी पर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनाई है ये सजा, और 23 साल पुराना ये मामला है। 23 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया है, और आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ेंगे मुख्तार अंसारी की। ये बड़ी जानकारी। गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी। 5 साल की सजा का ऐलान किया गया, साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हाईकोर्ट की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट में मामले में सजा सुनाई है, और 23 साल पुराना ये पूरा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 5 साल की सजा और साथ ही 50,000 रुपए का भी जुर्माना लगाया गया है। मुख्तार अंसारी पहले ही तमाम मुश्किलों से घिरे हुए, और इसी बीच में बड़ी खबर, आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़नी तय है मुख्तार अंसारी की। 5 साल की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना गैंगस्टर एक्ट के तहत। गुरुवार को यूपी विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए विशेष सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सिर्फ महिला सदस्यों ने ही सदन में अपनी बात रखी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने महिला सम्मान को लेकर की गई सरकार की इस पहल का स्वागत किया, और इसी मुद्दे पर एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने सपा की महिला विधायकों से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पैदल मार्च करते हुए विधानसभा से अपने पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, और उनका कहना है कि जब सदन के अंदर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं तो वो सड़क पर चलें और जनता के बीच चलें। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के सारे विधायक हैं जो उनके साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मैडम, आप लोग भी पैदल चलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ यहाँ पहुँची जी, तो कदम से कदम मिलाकर जी महिलाएं कल ही हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि हम सब एक साथ चलने के लिए तैयार हैं। हाँ। और आज हमने वही दिखा भी दिया। लगभग 2 किलोमीटर। जी हाँ, लगभग 2 किलोमीटर। लगभग 2 किलोमीटर हम लोग वॉक करके आए हैं सभी लोग लगातार। जी। क्यों आप लोग वॉकआउट किए और क्यों आ गए? हमारी बातें सुनी नहीं जा रही हैं। विपक्ष की बातें जब तक सुनी नहीं जाएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। 4 दिन आप सिर्फ सदन चला रहे हैं, उसमें भी हमें अपनी बातें कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा इतना बड़ा मुद्दा है, आप उस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। चलिए मैम, आपने भी वॉकआउट किया, और जिस तरीके से आप लोग चल के आई, तो क्या आप लोगों को मुद्दा है और क्या किस तरह की निराशा है? हम लोगों को निराशा की हम अपने क्षेत्र की जो समस्या थी उसको सदन में रखे हैं। मुझे आशा नहीं है कि हमारे किसानों को मुआवजा मिलेगा, चाहे बाढ़ राहत हो, सूखा राहत हो, और क्षेत्र की ग्रामीण सड़कें बहुत ख़राब हैं, उसकी मरम्मत नहीं हो रहा है। जब अधिकारियों से बात किया जाए तो कहते हैं धन नहीं है। तो ये झूठी सरकार है और ये छलावा वाली सरकार है। इस सरकार से हमारी जनता, हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आप अध्यक्ष के साथ पैदल जी, इसीलिए हम लोग सदन से बहिष्कार करके पैदल चल के आए हैं। 2-2.5 किलोमीटर लगातार चलकर ये महिलाएं आई हैं, और चूंकि पार्टी का दफ्तर है और भूख भी लगी है, तो हाथ में लंच पैकेट भी है, कुछ खाना भी है, पीना है, और बड़े बड़े जो धावक हैं वो परेशान हो गए हैं, पसीने पसीने लथपथ हैं। लेकिन ये जो विधायक हैं, महिला विधायक समाजवादी पार्टी
पार्टी की, वो लगातार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कदम ताल करते हुए दफ्तर पहुंच गए हैं। देखिए, जब से सदन चला है, सदन में बहुत प्रकार से बातें उठाई जा रही हैं, मगर जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो नौजवान की हो, चाहे वो किसान की हो, यहाँ पर जब से सदन चल रहा है वहाँ पर मूल चीज़ें नहीं उठाई जा रही। जो प्रदेश की जनता की जो मांग है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, वो चीज़ें, मेन जो चीज़ें हैं उससे भटक रहे हैं। तो मुद्दे हैं वो सरकार वहाँ से भटक रही है और दूसरे मुद्दों पे ले जाना चाह रही है। इसलिए आपने वॉकआउट किया और पैदल। जी, इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वॉकआउट किया है। क्योंकि जिस तरीके से दौड़ते हुए आप चली हैं अखिलेश जी के साथ और यहाँ तक आई हैं, 2-2.5 किलोमीटर का आपने जो दौड़ लगाई है, तो ये प्रैक्टिस तो पहले से नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चलकर आपने क्या साबित किया? कल हम सारे समाजवादी पार्टी की जो महिला सदस्य हैं, हम सब ने अपने मुद्दों को रखा, अपने पर्सनल जो भी हमारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हम विधानसभा में जिससे जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, मैं एक ग्रामीण अंचल से विधायक चुन करके यहाँ आती हूँ और वहाँ पे जब भी हमारी माताएं बहनें जब बैठती हैं और मैं भी उनके साथ बैठती हूँ, तो वहाँ पे जब वो अपनी सखी से बात करती हैं तो कहती हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। तो मैं जो ये हमारा मार्च था, मेरी माताओं और बहनों के लिए था कि इस डायन पे क्या सरकार कोई रोक लगाएगी, क्या इस महंगाई से हमारी माताएं तड़प रही हैं, परेशान हैं, उन्हें निजात दिलाएगी। रामपुर से बड़ी खबर है, सपा नेता आजम खान पर एक और आरोप। बड़ी खबर रामपुर से, सपा नेता आजम खान पर एक और आरोप लगा है। आजम खान पर नगर पालिका की तिजोरी चोरी करने का आरोप। बड़ी खबर, सपा सरकार में सत्ता के बल पर षड्यंत्र रचकर चोरी करवाने का आरोप है आजम खान पर। पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा बी ने मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार को लिखित शिकायत करके तिजोरी बरामद कराने की मांग की है। नगर पालिका रामपुर से 2005 में चोरी हुई थी तिजोरी। ये बड़ी खबर, एक और आरोप तय हुआ है, आरोप लगा है। चोरी की गई तिजोरी में कर्मचारियों के वेतन के 11 लाख रुपए होने का आरोप है और वजन में कई क्विंटल की बताई जा रही है तिजोरी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बीते दिनों हुई बरामदगी के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका की चोरी हुई तिजोरी को बरामद कराने के लिए अब गुहार लगाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।